नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां बात करेंगे कांग्रेस की संकल्प सत्याग्रह की। बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है और दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से संकल्प सत्याग्रह किया गया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक हुंकार भर रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह किया। बता दें कि इस संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल गांधी के समर्थन में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, जहां कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों ने चेहरे पर काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हमारे परिवार का अपमान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप मेरे भाई एक शहीद के बेटे को देशद्रोही और मीर जाफर कहते हैं, आप उसकी मां का अपमान करते हैं। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता नहीं कि उनकी मां कौन है। आप हर दिन मेरे परिवार का अपमान करते हैं, लेकिन किसी पर भी कोई केस दर्ज नहीं किया जाता। इसके बावजूद मेरे भाई ने संसद में पीएम मोदी को गले लगाया और उनसे कहा कि मेरे मन में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि इस देश की धरती को मेरे परिवार ने अपने खून से सींचा है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने क्या किया, आखिर सिर्फ केंद्र सरकार से 2 सवाल पूछे और अहंकारी क्या करते हैं, जो सवाल पूछता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। एक आदमी को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि ये अडानी आखिर हैं कौन, जो आप सब उनका नाम उठाते ही उनको बचाने के पीछे लग जाते हैं। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने केवल इन भगोड़ों का काला धन लेकर भागने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने देश भर में इस तरह से सैकड़ों विरोध प्रदर्शन किए हैं और हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लड़ेंगे। मैं सभी विपक्षी दलों को राहुल गांधी के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो राहुल गांधी को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं देश के कई राज्यों में भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। इसको लेकर तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में संकल्प सत्याग्रह किया। इस दौरान प्रियंका गांधी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी, तो वहीं नरेंद्र मोदी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। बता दें कि दिल्ली में संकल्प सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विरोधी दल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आपने राहुल गांधी का साथ दिया है। इसको लेकर उन्होंने सभी दलों का धन्यवाद अदा किया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ प्रियंका गांधी ने संकल्प सत्याग्रह के दौरान कहा है और क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकल्प सत्याग्रह के दौरान कहा है। आइए सुनाते हैं। बहुत धैर्य है आप में, अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को। अहमदाबाद में जब हजारों लोग मर गए थे, उस वक्त किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि इतने लोग मर गए हैं, आपको दुख नहीं होता क्या? तब उन्होंने क्या कहा कि ड्राइवर तो मैं नहीं था, मैं बाजू में बैठा था, लेकिन ड्राइवर ने गलती से अगर किसी कुत्ते को मारा तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन जनता को, लोगों को उन्होंने कुत्ता कहा। और ऐसा आदमी आज ओबीसी की बात करता है। अरे भाई, आप तो नीरव मोदी ओबीसी है,
हाँ, मेहुल चौकसी ओबीसी है, ललित मोदी। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद संकल्प सत्याग्रह कर रही है, तो वहीं इस संकल्प सत्याग्रह को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रियंका गांधी पर भी पलटवार किया है। बता दें कि नई दिल्ली स्थित राजघाट पर चल रहे कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि संपूर्ण लोकतंत्र के लिए हर प्रति अपमान करने वाले लोगों को सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी के समाधि पर जो कर रहे हैं उसे सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं बल्कि अहंकार का दुराग्रह निर्जलता के साथ दिख रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया और उन्होंने निराधार बताते हुए कहा कि जो भी हुआ है वह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। संसद का पुराना नियम था जिसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई है। ये लोग न्यायालय के प्रति दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार ने खून से सींचा वाले बयान को लेकर प्रियंका गांधी के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमें तो इतिहास में पढ़ा गया था कि गांधी जी के बिना खून बहाए देश को आज़ादी दिलाई थी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने पहले तय करें कि वे कौन से कांग्रेस के खून के बहाने की बात कर रही हैं। एक कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का नेता बताया कि जिसने आज़ादी के लिए खून बहाया, काला पानी की सजा काटी या अंग्रेजों की गोली खाई है, ऐसा कौन सा कांग्रेसी नेता है। तो बता दें कि एक तरफ कांग्रेस संकल्प सत्याग्रह कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार किया है। सीधे तौर पर उन्होंने ये पलटवार किया जब संकल्प सत्याग्रह में प्रियंका गांधी ने यह कहा कि उनके परिवार वालों ने इस देश की धरती ने उनके परिवार वालों का खून सींचा है। इसको लेकर खून सींचने वाली बात को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने बिना खून बहाए ही देश को आज़ादी दिलाई है, तो ऐसे ये कौन से कांग्रेसी नेता की बात कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने अपने बयान में कहा है। तो मुझे लगता है कि जिस भारत और भारतीय परंपरा की वो बात करती हैं, मुझे लगता है ये तो वो लोग हैं। बताइए आज कहां बैठे हुए हैं? मैंने तो ये बात पहले बोल दी, गांधी जी की समाधि पे, जिस पे लिखा हे राम। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। और ये राम के मंदिर के खिलाफ खड़े, राम भक्त कारसेवकों के खिलाफ खड़े, राम को काल्पनिक बताने वाले आज अपने अहंकार को छुपाने के लिए भगवान राम के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यह बात कही। वही अंतर है जो भगत। बुलेटिन में बात कर लेते हैं आकांक्षा दुबे की आत्महत्या की। बता दें कि वाराणसी में आकांक्षा दुबे ने एक होटल में आत्महत्या कर ली है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने रविवार को वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में सुसाइड कर लिया। उनका शव होटल के कमरा नंबर 105 में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि आशंका के सुसाइड की वजह अब तक नहीं पता चल पाई है। आकांक्षा भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के परिसपुर गाँव की रहने वाली थी। बता दें कि शुक्रवार की रात शूटिंग के बाद वे होटल में गई थी और सुबह उनका शव फंदे से लटका मिला। दरअसल रविवार की सुबह मेकअप मैन ने आकांक्षा दुबे को फोन किया। फोन न उठाने पर मेकअप मैन होटल पहुंचा, जहां आकांक्षा के कमरे का दरवाजा बंद मिला। होटल के कर्मचारियों ने बताया कि मेकअप मैन आकांक्षा दुबे सुबह से ही नाश्ते के लिए उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है। इसके बाद होटल के कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया। जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मैनेजर ने पुलिस की मौजूदगी में मास्टर चाबी से होटल के रूम का दरवाजा खोला तो देखा आकांक्षा का शव पंखे से लटका मिला। इस दौरान एसीपी सारनाथ के उनके मोबाइल समेत अन्य सामान कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने उनके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल भी निकाली। तो यही नहीं, सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर आकांक्षा दुबे लाइव आकर फूट कर रोते भी नजर आई थी। फिलहाल वीडियो डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा देर रात उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने भोजपुरी सॉन्ग्स हिलोर मारे पर शीशे के सामने बेली डांस भी किया था। बता दें कि अभिनेत्री ने कुछ दिन पहले ही वैलेंटाइन डे पर अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था। उन्होंने अपने को स्टार समर सिंह के साथ फोटो पोस्ट करते हुए हैप्पी वैलेंटाइन डे भी लिखा था। इस दौरान अब
एसपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि होटल के सौमंद्र रूम नंबर 105 में रविवार की सुबह महिला के आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को मिली थी। जानकारी पर पता चला कि भोजपुरी अभिनेत्रा आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की है। वह शूटिंग के सिलसिले में बनारस आई थी और 22 मार्च ही रात होटल से में रुकी हुई थी। उन्होंने परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिवार काफी समय से महाराष्ट्र में रहता है। वहीं मौके पर कोई सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। में बात कर लेते हैं गैंगस्टर अतीक अहमद की, जिसको प्रयागराज ले जाने की तैयारी के लिए पुलिस साबरमती जेल पहुंची। और बता दें कि अब साबरमती से अतीक अहमद को प्रयागराज जेल ले जाया जा रहा है। उन्हें रोड के रास्ते से प्रयागराज जेल ले जाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी हैं। जहां अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, तो वहीं अशरफ बरेली जेल में कैद हैं। अब यूपी पुलिस ने गैंगस्टर अतीक को गुजरात में जेल लाने प्रयागराज लाने की तैयारी जुटा ली, जिसके बाद पुलिस रविवार को अहमदाबाद के साबरमती जेल पहुंची। बता दें कि उमेश पाल की किडनैपिंग केस में 28 मार्च को फैसला आना है। इस मामले में अतीक अहमद पर भी आरोप लगा है, जिसमें किडनैपिंग केस में अतीक अहमद फैसले के समय कोर्ट में मौजूद रहेगा। इसके लिए ही यूपी पुलिस की टीम अतीक अहमद को लेने गुजरात के साबरमती जेल पहुंची है। इस क्रम में रविवार की सुबह अतीक अहमद का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसके बाद उन्हें वापस ले जाने की तैयारी की गई। और बताया जा रहा है कि इसके बाद अब सड़क से रास्ते अतीक अहमद को प्रयागराज जेल वापस लाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अतीक से पुलिस प्रयागराज में उमेश पाल के हत्याकांड में पूछताछ भी करेगी, जहां प्रयागराज जेल में लाने के लिए उसको शिवपुरी से झांसी का रोड रूट पुलिस लेगी। वहीं अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली के जेल से प्रयागराज जेल लाया जाएगा, जिसके बाद 28 मार्च को उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। दरअसल इससे पहले शुक्रवार रात को गुजरात की जेलों में करीब 1700 पुलिसकर्मियों ने अफसरों ने अचानक सर्च अभियान चलाया था, जिसमें साबरमती जेल भी शामिल है। यहां पुलिस कर्मियों ने सभी जेल में व्यवस्थाओं को जांचा और जेल में कई मोबाइल फोन बरामद किए थे। जैसे ही शुक्रवार को पुलिस साबरमती जेल में जांच करती है, और अब उसके एक दिन बाद ही 28 मार्च को अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के लिए पुलिस साबरमती जेल पहुंची और उनको ले जाने के लिए अब बाय रूट के जरिए उन्हें प्रयागराज जेल वापस लाया जा रहा है। कौन मंत्री दे रहा है? पता नहीं, उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पे सब होगा। ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है, ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। नहीं, वो तो क्यों नहीं चल सकता है? तो कौन से रॉबर्ट क्या लाल टोपी पहन के आएगा? तो देश में इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। इसरो की तरफ से LVM-3 रॉकेट लॉन्च किया गया है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 24 मार्च को एक साथ 36 उपग्रह लॉन्च किए हैं। जहां ब्रिटिश कंपनी के उपग्रह को लेकर इसरो ने LVM-3 यान में सुबह 9 बजे श्रीहरिकोट से उड़ान भरी। जानकारी के मुताबिक 43 मीटर लंबा इसरो का यह रॉकेट ब्रिटेन की एक कंपनी के 36 उपग्रह को एक साथ लेकर रवाना हुआ है। जिन उपग्रह को लेकर LVM-3 ने उड़ान भरी है, उनका कुल वजन 5805 टन है। इस मशीन को LVM-3 वन वेब इंडिया 2 नाम दिया गया है। इसरो ने ट्वीट कर इस मिशन के लॉन्चिंग की जानकारी दी थी। बता दें, इसरो ने 23 अक्टूबर 2022 को 23 उपग्रह पहले ही लॉन्च किए थे, तो बाकी 23 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। इसरो की इस लॉन्चिंग से पृथ्वी की कक्षा में वेब वन कंपनी के उपग्रहों की कुल संख्या बढ़कर अब 616 हो जाएगी। तो वहीं इसरो के इस साल का यह दूसरा प्रक्षेपण है।
इसरो के मुताबिक ये लॉन्चिंग अगर कामयाब रहती है तो वनवेब इंडिया 2 स्पेस में 600 से ज़्यादा लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के कन्वेंशनल को लेकर पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही इससे दुनिया के हर हिस्से में स्पेस आधार ब्रॉडबैंड इंटरनेट योजना में भी मदद मिलेगी। तो बुलेटिन में बात अब कानपुर की कर लेते हैं। बता दें कि कानपुर में आरिफ और सारस की दोस्ती हर किसी ने सुनी है, तो वहीं अब आरिफ पे केस दर्ज होने के बाद अखिलेश यादव ने बयान जारी किया है। कानपुर के यूपी का आरिफ का दोस्त सारस शनिवार को कानपुर चिड़ियाघर पहुंच गया है। अपने दोस्त आरिफ से जुदा होने के बाद सारस ने खाना पीना छोड़ दिया था। बता दें कि इससे पहले वन विभाग ने सारस को रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार में रखा था, लेकिन पक्षी विहार से सारस उड़कर रायबरेली के पहुंच गया था, जहां उसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे वापस फिर से अपने कब्जे में लिया और कानपुर के चिड़ियाघर में उसका हेल्थ टेस्ट किया। इसके साथ ही उसे 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन रखा गया है। बता दें कि सारस के साथ दोस्ती करके आरिफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल वन विभाग ने आरिफ के खिलाफ वन अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया है, जहां आरिफ को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। तो वहीं इसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सारस से दोस्ती पर चर्चा किए आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि आरिफ पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि मैं उससे मिलने चला गया था। उन्होंने आगे कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री के एक जानने वाले के हाथी ने कुछ लोगों को मार दिया था। क्या वन विभाग की तरफ से ऐसी ही कार्रवाई उन लोगों पर भी की गई है? अखिलेश यादव ने सारस और आरिफ की दोस्ती को लेकर कई सवाल किए हैं और वन विभाग से लेकर योगी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ अखिलेश यादव ने आरिफ और सारस की दोस्ती को लेकर बयान दिया है। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी, तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं। जाकर के मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली? और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है, तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है? इस बात की उन्हें परेशानी क्यों है? आखिरी में बात कर लेते हैं बढ़ते कोरोना मामलों की। बता दें कि देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वहीं बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1890 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस डराने लगा है। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से लगातार बढ़ने लगे हैं, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के 1890 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले दिनों की तुलना से काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। बता दें कि बीते दिन 1590 कोरोना के मामले सामने आए थे। भारत में अब कुल सक्रिय केस लोड बढ़कर 8433 हो गए हैं, जो कि कुछ मामलों की संख्या 0.02% बढ़ गई है। बता दें कि अब कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। एक दिन में कोरोना के 1890 मामले आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर पूरे देश में 9433 हो गई है। लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।